हेलो, नमस्ते। आई एम प्रीति। वेलकम टू एसएससी मैथ्स इंग्लिश शॉर्ट मंत्रा। आज जो है हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है सर्कल, और इसको मैंने मेंसुरेशन के चैप्टर में छोड़ दिया था ताकि हम जो भी सर्कल का ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो एक जगह कंबाइन करके उसको पढ़ सकें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल, और सर्कल में जो भी मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम कंबाइन करके ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल, हमें पता है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल में कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें पहले पता होना चाहिए। जैसे आर्क किसे कहते हैं, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, कोड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है। तो ये सब तो हम वैसे भी 10th 12th में हमने पढ़ा हुआ है कि सर्कल क्या होता है, ये आर्क क्या है, ये सेगमेंट क्या है। तो सेगमेंट क्या हो जाता है, जो आर्क और कोड के कॉम्बिनेशन से बनता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। सेक्टर क्या होता है, जो आर्क और रेडियस के कॉम्बिनेशन से बनता है वो हो जाता है सेक्टर। कोड, जो दो कोई भी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं कोड, और जो डायमीटर होता है उसको लॉन्गेस्ट कोड बोला जाता है। और सर्कमफेरेंस क्या हो, जो सर्कल का बाउंड्री होता है, या जैसे हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलते हैं तो उसी तरह जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है वो हमारा सर्कमफेरेंस कहलाता है। ठीक है, इसका नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है, जैसे डायमीटर हमें पता है कि रेडियस का डबल होता है, वो डायमीटर होता है। एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है। और अगर हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करें, अगर हम इसको लेंथ ऑफ आर्क को एल लेट करते हैं तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाई 360। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। एल यहाँ पे क्या है, हमारा लेंथ ऑफ आर्क है, और आर क्या है, रेडियस दिया है, और थीटा जो हमारा डिग्री में दिया होता है, और यहाँ पे ये रेडियन में है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। और अगर हमें सेगमेंट, ये तो हो गया लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। अगर हमें किसी भी सेक्टर का अगर निकालना होगा एरिया, तो हम क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। एक तो ये जनरल फॉर्मूला है। दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं, एल आर बाई 2। ठीक है, यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइड बाई 2। तो अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस भी दिया होगा तब भी हम यहाँ जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एक जनरल फॉर्मूला आप कह सकते हो, या इसको शॉर्ट मेथड की तरह आप यूज़ कर सकते हो कि जब भी अगर रेडियस जो है आर 7 होता है तो एरिया जो है 154 होता है, सर्कमफेरेंस जो है 44 होता है, और सेमी पेरीमीटर 36 होता है। तो हम आर को वैसे रिलेट करके कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास रेडियस अगर 21 दिया होगा, ठीक है, अगर हमें एरिया निकालना है तो हम तो वैसे फॉर्मूला से तो निकालते ही हैं पाई आर स्क्वायर पुट करके, लेकिन अगर हम इस ट्रिक को याद रखें या इस मेथड को याद रखें तो हम उसको और इजीली या शॉर्ट टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर 21 रेडियस है तो 7 में कितने का मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई है, 7 इंटू 3 21 होता है। तो अगर हमें एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे उसको सिर्फ हम 154 इंटू 9 कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा जब रेडियस 21 होगा। ठीक है, उसी तरह सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस में जैसे 7 इंटू 3 हुआ, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है कि उसके रेडियस के ही मल्टीप्लाई में होता है, तो सिर्फ हम 44 में 3 को इंटू कर देंगे। सेमी पेरीमीटर में भी वैसे ही करेंगे। तो जब भी हमारा 7 का बेस रहेगा तो इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिना हम उस फॉर्मूले को यूज़ किए हुए, पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले को बिना यूज़ किए हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, जब हमारे पास रेडियस दिया होता है और जब कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि सर्कमफेरेंस इतना है और आपको रेडियस फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई आर इक्वल टू सर्कमफेरेंस जो गिवन सर्कमफेरेंस होता है, फिर वहाँ से आर कैलकुलेट करके लिखते हैं। और इसका थोड़ा सा शॉर्ट ये है कि आर इक्वल टू हम सी बाई 2 पाई, मतलब उतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जो भी आपके पास सर्कमफेरेंस दिया होगा उसको 2 पाई से डिवाइड करो तो वो हमारा रेडियस देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हमें पता ही है फॉर्मूला आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इस तरह होता है। तो यहाँ पे जैसे ये रिंग वाले फॉर्मूला, रिंग का जो क्वेश्चन सर्कल में पूछा जाता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर जो दिया रहता है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो होता है ये क्या हो जाता है, कैपिटल आर प्लस आर, कैपिटल आर माइनस आर। ये फॉर्मूला तो जनरल है, इसका यूज़ हम जब रिंग वाले क्वेश्चन आएंगे तब इसका यूज़ वहाँ पे होगा।
यहाँ से सिर्फ हमें ये थोड़ा निकाल सकते हैं कि r प्लस आर जो होता है वो 2r प्लस डब्ल्यू भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको जैसे रिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें कैपिटल आर भी निकालना होता है, स्मॉल आर भी निकालना होता है, तो हम बिना कैपिटल आर निकाले हुए भी उसका हम डायरेक्टली, अगर स्मॉल आर भी दिया हुआ है हमें पता है तो भी हम निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है, आर प्लस आर जो है हम जो स्मॉल आर है उसका डबल करके और उसमें जो भी विड्थ हमें दिया होता है उसको प्लस कर देंगे तो वो आर प्लस आर ही देता है। ठीक है, और r माइनस आर क्या होता है, w, जो भी विड्थ होता है वही r माइनस आर होता है। ठीक है, अब जब हम इसको क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 26.4 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने बताया कि जैसे अगर हमारे पास सर्कमफेरेंस दिया हुआ है और r हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, r को डायरेक्टली सर्कमफेरेंस, r निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली सर्कमफेरेंस को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो 2 पाई से डिवाइड हमने जब किया तो जो रेडियस है हमारा 7 इंटू 0.6 आया। ठीक है, अब मैंने ये वाला अभी पहले बताया था कि अगर हमारे पास रेडियस जो है 7 के टर्म में होगा तो उसका जो एरिया होता है 154 होता है, लेकिन हमारे पास रेडियस यहाँ पे क्या है 7 इंटू 0.6। तो जो भी टर्म यहाँ पे, क्योंकि हमें एरिया निकालना है इसलिए जो भी टर्म यहाँ पे होगा 7 के अलावा उसका हम स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, जब अगर आपने वो कोण वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया कि रेडियस जो है एरिया से कैसे डिफर करता है, स्केलिंग फैक्टर जैसे होता है उसी तरह यहाँ पे ये वर्क करेगा। तो एरिया हमसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायरिंग लेंगे और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या करना होता, पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट करते फिर उसको निकालते। और यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है कि अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट जो यूनिट डिजिट होते हैं वो अगर डिफरेंट है तो वो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके इजिली निकाल सकते हैं, हमें पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज 54 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया। अब यहाँ पे भी हमें पता है कि सेमी सर्कल अगर 36 होता है तो रेडियस क्या होता है उसका 7 होता है। तो हम यहाँ से इसको देखेंगे कि ये कितना 54 अगर सेमी पेरीमीटर है तो सेमी सर्कल है, जो इसका सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो 54 है, तो वो 7 के कितने मल्टीपल में आ रहा है। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो रेडियस हो गया वो कितना हो गया 7 इंटू 3/2। तो वैसे ही निकाल देना है। अब हमें अभी हमें एरिया निकालना है। 7 का हमें पता है एरिया क्या होता है 154, तो इसमें ये जो है फैक्टर मल्टीप्लाई किया गया है, डेट मीन्स हमें एरिया निकालना है तो उसका हमें स्क्वायरिंग करना होगा। तो स्क्वायरिंग जब हमने किया तो ये हो गया 154 इंटू 3/2 का स्क्वायर किया 9/4। फिर इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ सेमी पेरीमीटर है, जो सॉरी एरिया ऑफ जो सर्कल है ये आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ सेमी सर्कल का, तो इसमें हम क्या कर देंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम देख रहे हैं एरिया ऑफ रिंग को। एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, अगर इस तरह से एक जैसे रिंग आपने देखा होगा तो अगर हमें एरिया ऑफ रिंग फाइंड करना हो तो हम कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ रिंग को, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर स्क्वायर यानी आउटर और इनर रेडियस का स्क्वायर का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो आउटर रेडियस अगर अच्छा इसमें अगर रिंग में सर्कमफेरेंस पूछेगा तो आउटर सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर जो कि बाहर का होगा, और इनर सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्मॉलर आर जो कि अंदर का होगा। ठीक है, और अगर एरिया तो हमें पता ही है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर का जो हमने पीछे पढ़ा था ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला आर प्लस आर कैपिटल आर प्लस आर कैपिटल आर माइनस आर, उसका अब हम यहाँ पे फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है इफ रेडियस स्मॉल रेडियस दिया हुआ है आर, अगर विड्थ 2 दिया हुआ है तो एरिया ऑफ रिंग निकालना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए हमें कैपिटल आर की भी जरूरत है, लेकिन अभी मैंने जो बताया था उधर की कैपिटल आर निकाले बिना भी हम उसको यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आर जो यहाँ पे है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, और मैंने बताया था कि कैपिटल आर प्लस आर जो होता है वो 2 ऑफ स्मॉल आर प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो 2 और अब यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको पुट कर देंगे, पाई विड्थ हो गया, 1 मिनट में दिखा देती हूँ,
ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। r प्लस आर जो होता है वो 2r प्लस डब्ल्यू, हमें ये कैपिटल R निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। और r माइनस आर क्या होता है, विड्थ होता है। और ये हमारा क्या था, इसमें पाई लगा देंगे तो ये रिंग का फॉर्मूला था, तो r प्लस आर की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं और r माइनस आर की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। और यही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास विड्थ पता है और r पता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई 2r प्लस डब्ल्यू। ये w को मैंने यहाँ पे लिखा और ये w कौन सा है, r माइनस कैपिटल R माइनस R वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 88। इसी तरह एक क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए, कि अगर सर्कुलर पाथ है, अगर कोई ग्राउंड है, उसके चारों तरफ अगर हमने ये सड़क बनाया, रोड बनाया, और अगर अंदर उसके बनाया तो उसका एरिया निकालने के लिए, तो उसको हम कैसे करते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ जो होता है, इफ आउटसाइड ऑफ सर्कल, अगर एरिया ऑफ पाथ जो है कोई सर्कुलर ग्राउंड है या कुछ भी है, उसके आउटसाइड से जब हम कोई पाथ बनाते हैं या कोई रोड बनाते हैं तो उसका एरिया जो है अलग होता है। और अगर उस सर्कल के अंदर हम कोई पाथवे बनाते हैं तो उसका जो एरिया होता है वो अलग होता है। तो अगर हम आउटर साइड ऑफ सर्कल बनाते हैं तो उसका एरिया होता है पाई डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे विड्थ है, डी प्लस डब्ल्यू, डी क्या है यहाँ पे डायमीटर, और प्लस डब्ल्यू विड्थ हो गया, ठीक है। और अगर उस सर्कल के अंदर में बना होगा तो पाई डब्ल्यू डी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन से देखते हैं इसको। There is a circular garden of radius 21 meter. A path of width 3.5 meter is constructed just outside the garden. What is the area of the path? Radius हमारे पास क्या दिया हुआ है 21 मीटर, विड्थ दिया हुआ है 3.5 मीटर। एरिया क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कंस्ट्रक्टेड जस्ट आउटसाइड द गार्डन, तो आउटसाइड ऑफ द गार्डन का क्या था हमारे पास, पाई डब्ल्यू डी प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब यही फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एरिया इक्वल टू पाई डब्ल्यू लिखा हमने, विड्थ 3.5, और यहाँ पे क्या था, डायमीटर था, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल 42 प्लस 3.5। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह इनर का भी आ सकता है कि अगर किसी गार्डन, सर्कुलर गार्डन के अंदर पाथवे बनाया गया तो उसका एरिया निकालने के लिए तो आप वहाँ पे सिर्फ क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। इसके बाद है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने, जो कि हम पहले भी देख चुके थे। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा यहाँ पे क्या है, जिस जो एरिया सेक्टर जो है वो किस एंगल का है उसका वहाँ पे डिग्री लिखते हैं। और या तो आप ऐसे निकाल लो पाई आर थीटा बाई 360 करके, या अगर आपके पास लेंथ ऑफ आर्क है तो इससे भी आप निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस बाय 2। और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, L प्लस 2R। क्यों, क्योंकि सेक्टर जो है ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस से मिलके बना होता है। सेगमेंट जो होता है वो अलग होता है, सेगमेंट जो है आर्क और कोड से मिलके बना होता है, और सेक्टर जो होता है वो हमारा आर्क और रेडियस से मिलके बना होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पे ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में भी पूछा गया, और वैसे भी ये क्वेश्चन हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर दिया गया होगा तो टोटल डिस्टेंस बताना है, सरकमफेरेंस ऑफ वेल बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन का क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो होता है, जो टोटल डिस्टेंस कवर होता है उसको हम सरकमफेरेंस ऑफ वेल से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन देता है। उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया होगा, सरकमफेरेंस दिया होगा तो टोटल डिस्टेंस पूछेगा। जैसे इस पे एक क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए वेल इज 0.25 मीटर, फाइंड द 0.25 मीटर हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट विल मेक टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 11 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो पहले तो हम इसको चेंज करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सरकमफेरेंस ऑफ वेल। तो सरकमफेरेंस ऑफ वेल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। आर हमारे पास 2.5 है, यहाँ से जब हम पुट करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7000। ये एक हो गया जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक ट्रायंगल है, उसमें तीनों कॉर्नर पे कुछ भी टाई कर दिया जाता है तो उसका रिमेनिंग एरिया बताना है, या जितना वो ग्रेजिंग पार्ट होता है उस पे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एट ईच कॉर्नर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड
20, 34, 42 meter. A horse is tied by a rope of 7 meter. Find the area of ungrazed field by the horses. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जैसे ये ट्रायंगल है, यहाँ पे 7 मीटर का जो है एक हॉर्स टाई किया गया है, उसके रोप की जो डिस्टेंस है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारा जो साइड है ट्रायंगल का वो 20, 34 और 42 है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमें अनग्रेज्ड पार्ट का निकालना है तो ये हॉर्स अगर यहाँ पे टाई है और उसका जो रोप का डिस्टेंस है वो 7 मीटर ही है, तो वो 7 मीटर तक ही जाएगा, उसके आगे तो जाएगा नहीं। तो यानी कि ये अगर इस सेक्टर को पूरे ट्रायंगल में से हम माइनस कर दे तो अनग्रेज्ड पार्ट का हमें जो एरिया है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ होल ट्रायंगल, जितना भी पूरा ट्रायंगल का जो एरिया है उसमें से अगर हम इन तीनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारा अनग्रेज्ड पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 20, 34 और 42 जो है ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हमें इसको इस मेथड से ही निकालना पड़ेगा। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 336 आ गया सॉल्व करने के बाद। इसके बाद हमें निकालना है एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स, यानी कि इसको निकालना है। तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, बट यहाँ पे तो हमें थीटा पता नहीं है, लेकिन हाँ ये पता है कि अगर हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये 180 डिग्री होने वाला है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों डिग्री का सम जो होता है वो 180 होता है। अलग अलग हमें डिग्री पता होता तो हम अलग अलग सॉल्व करके उसको प्लस करके फिर कर लेते, लेकिन हमें यहाँ पे डिग्री नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि इस ट्रायंगल का जो सारे डिग्री का सम है वो 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, सारे को एक साथ प्लस करेंगे। तो यहाँ पे इसको जैसे लिखा हमने, ये अगर सेक्टर को निकालेंगे या आप तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होगा। ठीक है, तो थीटा हमें पता नहीं है, थीटा हम यहाँ से थीटा को हमने ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लिया, यहाँ पे सी लिख लिया, और सारे को कंबाइन जब करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो जब ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी हमें पता है कि 180 होता है, उसको हम वहाँ पे पुट कर देंगे। वहाँ पे पुट करने के बाद हमारा जो एरिया आएगा वो आएगा 77। हमसे अनग्रेज्ड पूछा, अगर ग्रेज्ड पूछा होता तब तो 77 हमारा आंसर हो जाए, लेकिन हमारे को अनग्रेज्ड पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल में से 77 को माइनस कर देंगे, ये हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सर्कल में क्वेश्चन है, एक ये पूछा जाता है लेंथ ऑफ रबर बैंड या स्ट्रिंग जो भी होता है उससे रिलेटेड। तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है 2r नंबर ऑफ सर्कल प्लस पाई। ठीक है, यानी कि अगर जैसे कि इसके अंदर 3 सर्कल है तो नंबर ऑफ सर्कल 3 हो जाएगा, अगर 4 सर्कल है तो नंबर ऑफ सर्कल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लेंथ ऑफ रबर बैंड हमें निकालना होगा तो हमें क्या पुट करना है, 2r, यानी कि ये जो सर्कल होगा ना ये सेम रेडियस का होगा, तो सेम रेडियस का होगा तो उस पर हम रेडियस को पुट कर देंगे। जैसे अगर ये 3 सर्कल है हमारे अंदर और इसमें रेडियस जो है वो 1 है, तो 2 की जगह पे 2 इंटू 1 लिखा हमने, तो ये 2 हो गया, और 3 सर्कल अंदर है तो 3 लिखा प्लस पाई। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरे को देखें, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 सर्कल हो गया, प्लस पाई लिख दिया हमने। 2 इंटू आर होगा तो 2 तो ठीक है, लेकिन आर जो है हमने यहाँ पे 1 लेट किया तो 1 हो गया, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ रबर बैंड हो गया। तो इसी तरह बहुत सारे सर्कल को अंदर दे के उसका रबर बैंड का लेंथ पूछा जा सकता है। 8 दे देगा, 9 दे देगा, 10 दे देगा, तो उसमें कुछ नहीं करना, जितने भी सर्कल है उसका नंबर लिखना है, फिर प्लस पाई करना है, और आर जो भी होगा, जैसे यहाँ पे मैंने आर को 1 लेट किया, हो सकता है यहाँ पे आर 2 3 4 5 कुछ भी होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके फिर वहाँ पे इसको सर्कल से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा वो जनरल फॉर्मूला था, जितने भी मतलब जो भी सर्कल के पाथ से रिलेटेड, फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, रबर बैंड से रिलेटेड। अब हम जो सर्कल का मेन पार्ट होता है, जैसे उससे एंगल कोड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करते हैं, पूछा जाता है, वो हम अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल से रिलेटेड देखते हैं कि किस तरह का, अगर सर्कल पे कहाँ पे कौन सा एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं ये, तो ये हमें पता है कि जब ये एक स्ट्रेट लाइन होता है तो 180 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, तो ये तो कॉमन सी चीज़ है। यहाँ पे जब डायमीटर के ऊपर किधर भी साइड हम ले, एंगल 90 डिग्री का फॉर्म होता है, इधर भी 90 डिग्री का फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या है कि अगर सरकमफेरेंस पे थीटा डिग्री बन रहा है तो सेंटर पे 2 थीटा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट एक सेगमेंट में अगर
एक सेगमेंट के साइड जो है सारा एंगल इक्वल होता है। ये भी हमें पता है कि अगर कोई भी सेगमेंट है उसमें से अगर हम कहीं पे भी एंगल का फॉर्मेशन उसी सेगमेंट से कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, उसी कोड से जब हम एक सेगमेंट में ही उसी कोड से अगर हम एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो इक्वल होता है। जैसे ये एंगल भी इक्वल है, ये हमारा अगर ए बी है कोड और ये सेम सेगमेंट है तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ पे भी एक कोड है और ये स्मॉलर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट जिसको बोलते हो आप वो कर सकते हो। तो माइनर सेगमेंट के साइड इसी कोड से ये एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसको देखें तो जैसे यहाँ पे ये हो रहा था ना कि अगर सरकमफेरेंस पे थीटा बनता है तो वो 2 थीटा होता है, उसी तरह सेम ये केस है कि अगर इस तरह से हमारे को दिया हुआ होता है, ये इसको हम सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इसका जो फोर्थ वर्टेक्स है वो सेंटर पे है ना कि सरकमफेरेंस पे, इसलिए ये सर्कुलर ये नहीं हुआ, ये सर्कुलर हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल हम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सरकमफेरेंस पे नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये अगर ए सी बी सी अगर एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होगा ये डबल हो जाएगा उसका, ठीक है। जैसे ये वाला हमने ट्रिक किया था, जैसे ये वाला है ना उसी का ये अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, ये अब इसको हम सरकम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये इसका चारों वर्टेक्स जो है सर्कल पे ही है, इसलिए ये क्या हो गया, सर्कुलर या साइक्लिक जो भी बोलते हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब भी होता है तो उसके अपोजिट का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 होगा। और अगर पूरे हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इन सारे वर्टेक्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इस तरह का फिगर होता है तो यहाँ ये जो है ये वाई एंगल इसके इक्वल होगा और ये एक्स जो है इसके इक्वल होगा। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्स प्लस वाई हमें पता है कि ये इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो कि इसका जो आउटर है ये इसके इक्वल होगा और इसका जो इनर है ये इसके आउटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर इस तरह का फिगर आपको दिया जाता है तो ये जो y है वो इसके इक्वल होगा, ये भी सेम केस है क्योंकि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है और x और अगर इस एंगल को ले तो ये 180 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री होगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो फिर ये y ही आ जाएगा, इसलिए आप डायरेक्टली इसको याद करोगे। ये अगर y है तो इसका एक्सटर्नल y इक्वल होगा, ये x है तो यहाँ पे ये x हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता ही है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या होता है, उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, पहले तो एक टेंजेंट होना चाहिए और साइक्लिक ट्रायंगल होना चाहिए। अगर कहीं पे भी आपको ये कंडीशन दिखे कि टेंजेंट भी है साइक्लिक ट्रायंगल भी है तो आप उसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाने की कोशिश करोगे। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या होता है कि जो उस टेंजेंट और उस कोड से जो एंगल मिलके बना होता है उसका जो ट्रायंगल के अपोजिट वाला साइड एंगल होता है वो उसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसके अपोजिट ये है तो ये और ये दोनों इक्वल होगा। इस पे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये दो टेंजेंट है और यहाँ हमने सर्कल सेंटर से इसको मिलाया तो ये क्योंकि रेडियस और टेंजेंट पे जो है 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये अगर एंगल थीटा है और ये अगर वाई है तो इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और जब हम इससे बीच से अगर कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल हो जाता है, यानी ये और ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है आपस में, ठीक है। तो अगर वैसे क्वेश्चन तो इन दोनों पे ही आता है कि ये अगर दिया हो तो इसका ये कितने एंगल का होगा, तो ये आप याद रखोगे डायरेक्टली कि इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और ये अगर कोई एंगल जो है कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से तो ये एंगल जो है ये हाफ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने सेंटर पे ये एंगल फॉर्म हुआ था तो इन दोनों का 180 हो रहा था, लेकिन अगर सर्कमफेरेंस पे बनता है तो ये क्या हो जाता है, ये एंगल जो है 90 माइनस एक्स बाई 2, यानी कि ये एंगल जो है 90 माइनस इस एंगल का हाफ हो जाता है, ठीक है। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट अगर इस तरह से दिया हुआ होता है और हमसे पूछ लेता है ये एंगल, अभी देखो आप 3 तरह के यहाँ पे एंगल आपने देख लिया। एक तो पहले ये देख लिया जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, दूसरा देखा सरकमफेरेंस पे। अब सेंटर एंगल का भी जब इस तरह का
फिगर दिया हुआ होता है कि एक कोड से जब किसी एंगल का फॉर्मेशन होता है तब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो इसका क्या होता है, पहले तो आप ये डायरेक्टली कर सकते हो कि ये जो बड़े वाला एंगल है यानी ए ओ बी, वो जो थीटा है वो उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू ए ओ बी का हाफ भी आप लिख सकते हो। और ए ओ बी हमें पता है क्या होता है, ए ओ बी हमने यहाँ पे देखा था, तो ए ओ बी क्या होता है, एक्स प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई 180 डिग्री होता है। तो वैसे भी आप निकाल सकते हो। अगर नहीं तो अगर आपको ये नहीं पता है, अगर आप वो थोड़ा टाइम लग रहा है इसको निकाले फिर इसको हाफ करे, तो आप इसको इससे भी डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हो। इसका भी क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 माइनस सी बाय 2। ठीक है, तो ये निकालने का दो मेथड है। एक तो आप डायरेक्टली इससे रिलेट करके निकाल सकते हो थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस सी बाई 2। अदरवाइज ये भी कर सकते हो आप कि थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ ए ओ बी। ठीक है, इसके बाद ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे ये एक सर्कल दिया होगा और दो कोड जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ का एंगल आपसे पूछा जाता है। तो उसका क्या होता है कि अगर ए पी बी, जैसे ये दो कोड है ए बी और सॉरी ए सी और बी डी, दो कोड है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये पी पे जो है एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और आपसे पूछा जा रहा है ए पी बी। तो ये क्या होगा, अगर ए पी बी पूछा गया है, ठीक है, तो ये जो पी एंगल है ये कौन कौन से आर्क के बीच में बन रहा है, ए बी के बीच में और सी डी के बीच में। ठीक है, सी डी और ए बी के, सी डी और ए बी के बीच में। तो आपको अगर ए ओ बी और सी ओ डी का एंगल दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप इन दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये एंगल आपको आ जाएगा। समझ में आया? फिर से आप देखो, अगर आपको ए सी और बी डी जो कोड है उसके इंटरसेक्शन से जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है आपसे अगर वो पूछा जा रहा है, तो आप ये पहले देखोगे कि ये जो पी एंगल है ये कौन कौन से दो आर्क के बीच में फॉर्म हो रहा है, एक तो ए बी के बीच में और एक सी डी के बीच में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर इन दोनों के बीच में ही है तो आपको ये इस ए बी आर्क और सी डी आर्क का जो है सेंटर से वैल्यू दिया हुआ होगा, जैसे कि ए ओ बी का वैल्यू आपको दिया होगा और सी ओ डी का वैल्यू दिया होगा। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। लेकिन कभी कभी क्या कर दिया जाता है कि आपको ए पी बी तो पूछेगा, लेकिन आपको ये आर्क ना पूछ के आपको दिया हुआ होगा बी सी का और ए डी का आर्क दिया होगा। तब आप क्या करोगे, तो भी आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दोगे, जो भी है उन दोनों को ही जोड़ दोगे जो आपको दिया हुआ है। जैसे पी का ही पूछा है तो आप बी सी और ए डी को, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ए बी पी पूछा है लेकिन आपको दिया क्या है, बी सी आर्क यानी बी ओ सी और ए ओ डी ये दिया होगा, तो आप इन दोनों को ही जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको ये निकालना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ये निकालना है ना, तो हमें तो इन दोनों के आर्क के बीच में चाहिए, तो ये दोनों जब दिया होगा तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे। लेकिन हमें क्योंकि ये निकालना है इसलिए 180 में आप उसको माइनस कर को लिखोगे। लेकिन अगर P दिया है और ये दोनों आर्क ही दिया है तो डायरेक्ट तो आप प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, लेकिन P निकालना है आपको, लेकिन ये दोनों दिया हुआ है तो आप इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करोगे और 180 में माइनस करोगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे ये कोड तो अंदर फॉर्म हो रहा था लेकिन अगर दो कोड का जो एंगल है जहाँ पे मिल रहा है वो बाहर फॉर्म होगा तो क्या करना है, तो वैसे ही करना है जैसे ये इस एंगल का निकालना है हमें ए एफ सी का। ठीक है, तो ये कौन कौन से कोड को अपने अंदर ले रहा है, बी डी को ले रहा है और ए सी को ले रहा है, तो इन दोनों को माइनस करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। लेकिन अगर हमारे को एफ पूछा है लेकिन दिया कौन सा कोड, दिया कौन सा आर्क होगा, ए बी और सी डी, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ही माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे, लेकिन उसको बाद में जो है 180 से आपको माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर इस तरह का आपको फिगर दिया रहता है, एक सर्कल है, इस तरह से कोई ट्रायंगल बना होगा और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होगा और यहाँ पे एक एंगल होगा एक्स और यहाँ पे ये थीटा होगा, तो इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अगर इस तरह का फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक दो कोड से बन रहा है, फिर दो कोड से यहाँ से आपका एक एंगल बन रहा है, ये जहाँ पे ट्रायंगल मिल रहा है दोनों कोड, तो यहाँ पे y का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें क्या रिलेशन होता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का, वो अगर सेंटर है यहाँ पे तो। ठीक है,
ये सारा रिलेशन आप अगर याद रखोगे तो जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो उसको आपको कोई एंगल बाइसेक्टर या इस तरह का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर ये पढ़ा हुआ है तो ये डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है, अगर ये सर्कल है, यहाँ से दो कोड है, सॉरी दो टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, तो इस तरह से जब एंगल का फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पे दो सर्कल है, अगर एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये एक टेंजेंट है, तो जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो ये ऑलवेज क्या करेगा, 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे अगर दो, देखो यहाँ पे एक तो टेंजेंट ए बी फॉर्म हुआ और दूसरा सी एस फॉर्म हो रहा है, तो सी एस जो होता है वो जो है हाफ ऑफ ए बी टेंजेंट का हाफ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर इस तरह का कोई फिगर होता है तो ये इस तरह का कहीं पे भी आपको फिगर मिलता है तो ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे ये है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्किल है तो वो कैसे होगा, ए ओ बी और डी ओ सी जो होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है, और ए ओ डी और बी ओ सी जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस तरह का फिगर अगर होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला याद। यहाँ पे क्या है, अगर इस किसी क्वाड्रिलेटरल में इस तरह का एंगल फॉर्म होता है तो वो ऑलवेज 130 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर अगर दो सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर ये दो टेंजेंट है, ये वाला हम पहले भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और इसका सम 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है एंगल, तो वैसे तो आप सॉल्व कर लोगे कि ये दोनों, अगर ये एंगल आपको पता चल जाता है क्योंकि ये रेडियस है तो फिर ये हाफ ऑफ हो जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट अगर निकालना हो तो ये एक्स जो होता है वो थीटा का हाफ हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर कोई एक ट्रायंगल है और एस और टी जो है ये मिड पॉइंट है, तो ये जो थीटा होता है ये एक्स प्लस वाई के इक्वल होता है। तो जो एंगल से रिलेटेड जितना भी था कॉन्सेप्ट सर्कल में वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट करेंगे हम कोड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब दो कोड इंटरसेक्ट करते हैं तो उसमें क्या रिलेशन होता है वो हम देखेंगे। यहाँ तक जितने भी एंगल से रिलेटेड जो भी सर्कल में क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करोगे, जो भी इस टाइप के जो भी फिगर अभी हमने पढ़ा है उसको आप क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करोगे। अदरवाइज ये खत्म हो जाने के बाद मैं एक प्रैक्टिस सेशन या क्वेश्चन का सेशन लेके लाऊंगी जहाँ पे उसको हम जितना भी अभी हम पढ़ रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कोड। तो कोड क्या होता है, हमें पता है कि जब भी कोई भी लाइन सेगमेंट जो है एंगल को दो पॉइंट पे टच करता है उसको हम लोग कोड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये कोई सर्कल है और ये ए और बी मान लेते हैं, ये कोड है, ओ सर्कल है का, ओ जो है सेंटर है और आर जो है रेडियस है। अगर सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो वो परपेंडिकुलर लाइन है वो कोड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। लेकिन ओपी मस्ट बी परपेंडिकुलर। ओपी जो है कोई भी लाइन हम नहीं ड्रॉ कर देंगे तो वो डिवाइड कर देगा। इसके लिए ओपी को क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, तब वो कोड को दो इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक सर्कल है, ये ए बी कोड है और सी डी कोड है, ठीक है, और ओ हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। और तो यहाँ पे ये क्या होगा कि जितना ओपी अगर जितना छोटा होगा सी डी उतना ही बड़ा होगा, यानी कि ओपी का डिस्टेंस सर्कल से जितना छोटा, सेंटर से जितना छोटा होगा सी डी का लेंथ उतना ही बड़ा होगा। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जो लॉन्गेस्ट कोड होता है वो हमारा डायमीटर होता है। तो डायमीटर के हम जितने पास जाते जाएंगे हमारा जो कोड का लेंथ है वो कितना बड़ा ही होता जाएगा, ठीक है। और कोड डायमीटर से जितना कोड दूर रहेगा उसका लेंथ उतना छोटा रहेगा। इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि अगर ओ क्यू और ओपी अगर इक्वल है तब तो दोनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ओपी छोटा है तो सी डी हमेशा बड़ा होगा, अगर ओपी बड़ा होगा तो सी डी का लेंथ क्या होगा, छोटा होता जाएगा, यानी वाइस वर्सा होगा। अगर ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि अगर ओ क्यू जो है लेस होगा तो ए बी क्या होगा, मोड होगा। अगर ओ क्यू मोड होगा तो ए बी क्या हो जाएगा, लेस होगा लेंथ में। नेक्स्ट है, अगर दो कोड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। इस पे तो बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर दो कोड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए पी इंटू पी बी
इक्वल होता है पी डी इंटू सी डी के, ठीक है। तो ये तो इनसाइड में अगर कोड इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा इस तरह का भी फिगर आ सकता है, ये अभी एसएससी ने पूछा नहीं है, जनरली वो इस पे ही क्वेश्चन पूछता है। इस तरह का अगर फिगर है, दो सर्कल जो है इंटरनली टच कर रहे हैं और दो कोड इस तरह से फाइंड हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि पी सी, अभी उसमें क्या करते थे कि एक लाइन, एक जो कोड था उसी का मल्टीप्लाई हम लेते थे, जैसे ए बी है तो ए पी इंटू पी भी लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, पी सी अगर ले रहे हैं तो हमें पी बी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पी सी इंटू पी वी जो है पी डी इंटू पी ए के इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर ये तो इंटरनली टच कर रहा था, ये एक ही सर्कल में था, अगर ये एक्सटर्नली टच करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ए पी इंटू होगा किसके, पी सी के, ठीक है। ए पी इंटू होगा पी सी के और पी बी इंटू होगा पी डी के। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि इसका अलग है, ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक ही कोड का दो सेगमेंट का मल्टीप्लाई ले रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे ये एक ही कोड में नहीं जा रहा है, ए डी में नहीं जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ए पी से पी सी का मल्टीप्लाई इक्वल है पी बी और इसका, ठीक है। तो ये कोड का हो गया, जो कि कोड जब इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद है कि जब कोड से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोड अपोजिट साइड में है तो उसका लेंथ बताओ, अगर कोड सेम साइड में है तो उसका लेंथ बताना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर इफ कोड आर इन अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, वैसे तो हम इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हमें पता है इसमें से कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, तो यहाँ से आर रेडियस निकाल के फिर इसको पहले सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर एक्स निकालेंगे, फिर इधर से बी निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे। आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स यहाँ पे क्या है, इस कोड का यहाँ सेंटर से डिस्टेंस, और इस कोड का C2 कोड का सेंटर से डिस्टेंस जो है ये b है, ठीक है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू C1, ये पूरा कोड का लेंथ मैं बता रही हूँ अभी, C1/2, क्योंकि हमें हाफ कोड लेना होता है। जब भी आप सर्कल, अगर पाइथागोरस थ्योरम भी लगाओगे तो यहाँ से आप सर्कल को ड्रॉ करोगे, ये सर्कल हो जाएगा, ये लेंथ लेते हैं, ये लेते हैं, तभी तो पाइथागोरस लगता है। तो ये जो C1 है ना, ये पूरे कोड का लेंथ अभी दिया गया है, तो यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हो कि जब अपोजिट साइड में होगा तो इस तरह से फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे जब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स प्लस वाई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ कोड, ठीक है। तो x प्लस वाई, क्योंकि x और प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस हमें मालूम हो जाएगा। तो x प्लस वाई क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन बोथ कोड, और x माइनस वाई दिया गया है यहाँ से ये और यहाँ से ये। जब इसको सॉल्व आप कर लोगे, कुछ ना कुछ तो वैसा इसमें क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन करोगे तो इसमें ये तो ये दिया होगा या ये दिया होगा, कोई सारा टर्म दिया होगा, आपको कोई एक निकालना होगा, तो यहाँ से आप उसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपसे ये सारा ना पूछ के आपसे रेडियस पूछ दिया कि आप रेडियस बताओ इस कंडीशन में, तो रेडियस जो होगा वो या तो आप इसको ले लो या तो आप इसको ले लो, दोनों में से किसी को भी लेंगे तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो रेडियस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है और रेडियस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है, ठीक है। तो रेडियस जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस C1/2 का स्क्वायर, और या बी स्क्वायर प्लस C2/2 का। अगर बी लेंगे तो हमें C2 लेना पड़ेगा, एक्स लेंगे तो C1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपोजिट साइड में होगा तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर सेम साइड में होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ कोड आर इन सेम साइड। अब सेम साइड में होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेम साइड, और ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि सेम साइड में है या अपोजिट साइड में, तो वो आपको रेडियस से डायमीटर से पता चलेगा। अगर डायमीटर से ज़्यादा होगा तो वो अपोजिट साइड में होगा, और डायमीटर से या रेडियस से कम होगा तो वो सेम साइड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप, हाँ, यहाँ पे इफ कोड आर इन सेम साइड ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2xb प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू C1/2 C2 माइनस C2/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि ये सेम साइड में है तो ये जो b डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से इस कोड से यहाँ से का डिस्टेंस जो है ये b है, और ये जो है यहाँ से ये x है, ये यहाँ से यहाँ तक ये x है, और यहाँ से यहाँ तक ये b है,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 2xb प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इतना, और यहाँ पे b ओनली b मैंने लिख दिया है। ओनली b का मतलब सिर्फ ये जो b है ये डिस्टेंस है दो कोड के बीच में। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये एक कोड है, ये एक कोड है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस b ही है। तो यहाँ पे 2xb प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे b आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन कोड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस c2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इस पे एक क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको जो भी ये फॉर्मूला है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन के पहले भी एक टर्म देख लेते हैं। अगर इस तरह का कोई सर्कल होता है और इसमें दो कोड दिया होगा और इस तरह से सर्कल बना होगा जो कि वो उसका कोड भी होगा और एक दूसरे को उसका टेंजेंट भी होगा, तो इस तरह का अगर फिगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एम ए स्क्वायर इक्वल टू होता है r2 का स्क्वायर जो भी बड़ा वाला रेडियस होगा माइनस r1 का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ab/2 का स्क्वायर माइनस cd/2 का स्क्वायर, यानी कोड का हाफ का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। तो ये आपस में इक्वल ही होता है। आपसे एम ए अगर पूछता है तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कोड पे। Two parallel chords are drawn in a circle of diameter 30 centimeter. The length of one chord is 24 and the distance between the two chords is 21 centimeter. The length of the other chord. अब यहाँ पे पहले तो हमें ये नहीं पता है कि सेम साइड में है या अपोजिट साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि अपोजिट साइड में है या सेम साइड में, तभी तो हम कोई फॉर्मूला उस पर अप्लाई करेंगे। तो हमें को ये पता है डायमीटर अगर 30 दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन कोड जो होता है अगर ग्रेटर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन कोड जो है रेडियस से अगर बड़ा होगा तो कोड क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में हो जाएगा। अगर रेडियस से ही छोटा होगा तो वो तो सेम साइड में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो देख रहे हो डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड वो कितना है 21 दिया हो गया है। तो यहाँ पे आपको पता है कि डिस्टेंस 21 है, रेडियस तो 15 ही है। डेट मीन्स कि जो है जो हमारा कोड का फॉर्मेशन हो रहा है वो अपोजिट साइड में हो रहा है। तो जब हमने अपोजिट साइड का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो अपोजिट साइड वाले में हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। तो इसको जब मैंने ब्रेक किया, एक का कोड हमें मालूम है कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का हाफ करेंगे तो ये हो गया 12 का स्क्वायर मैंने किया माइनस c2/2 क्योंकि हमें अदर का फाइंड करना है। यहाँ पे हमने इसका स्क्वायरिंग लिखा। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये हो गया 12, ये हमारा x है और ये रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास x हमें 9, 12, 15 से हमें पता है x हमारा कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्योंकि 15 है ये हमें एक पता था, तो ट्रिपलेट से ये जो x है ये हमारा 9 आ गया, ठीक है। और हमारे को डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया हुआ है 21, तो एक और डिस्टेंस जो बीच का डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं। ये तो x होता था, ये y होता था, तो ये पूरे का डिस्टेंस हमें 21 दिया गया था। तो 21 में माइनस हम 9 कर देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी अब हमें b भी पता है और x भी पता है। अब यहाँ पे आप फिर से एक चीज़ देखो, यहाँ पे x कितना है 9 है, ठीक है, और यहाँ पे b कितना है 12 है। डेट मीन्स ये अगर बड़ा है, OB अगर बड़ा है तो C2 जो होगा वो छोटा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये डिस्टेंस कम होगा, अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है इसके कंपेयर में ये 9 है, ये 12 है, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि अगर ये 12 है तो ये डिस्टेंस तो छोटा होगा, और अगर ये 9 है तो ये डिस्टेंस बड़ा होगा। तो हमें C1 माइनस C2 करना है। लेकिन अगर ये बड़ा हो जाता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं C2 माइनस C1 लिखते हैं, ठीक है। बस यही यहाँ पे समझना था, नहीं तो कैलकुलेशन में फिर मिस्टेक हो जाता, फिर माइनस प्लस में हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता। तो इस वजह से यहाँ पे इस चीज़ को भी देखना ज़रूरी है कि कौन सा जो कोड है वो बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे फिर हमने देखा कि जो C2 वाला कोड है वो बड़ा है और C1 वाला कोड बड़ा है और C2 वाला कोड छोटा है। अब यहाँ पे वही फार्मूला हम लगा देंगे, हमें x प्लस बी, एक्स भी पता है b भी पता है, यहाँ पे हम फार्मूला पुट कर देंगे, फिर हम C2 यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अगर हमें C2 भी मिल गया, अगर हमसे r पूछ लेता, अगर रेडियस तो वैसे तो दिया ही है, अगर रेडियस पूछा होता तो हम x y पे C2 और C1 के कोई भी वैल्यू को पुट करके वहाँ से निकाल लेते, ठीक है।
अब हमें यहाँ पे हमने कोड का कौन कौन सा, पहले तो कोड जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो फॉर्मूला हमने देख लिया। दूसरा, जब कोड अपोजिट या सेम साइड में होता है तो उसका लेंथ कैसे निकालते हैं। अब तीसरा क्या है, कोड से रिलेटेड कॉमन कोड। कॉमन कोड जब होता है तो उसका हम लेंथ कैसे निकालते हैं। तो कॉमन कोड के लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि जो भी कोड फॉर्मेशन, जो भी जो भी सर्कल आपस में जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या वो कॉमन कोड का फॉर्मेशन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करना होगा कि जो दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कॉमन कोड का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर डी जो है, डिस्टेंस बिटवीन जो R1 R2 होता है, वो अगर R1 प्लस R2 से छोटा और R1 माइनस R2 से बड़ा है, तब वहाँ पे कॉमन कोड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखो एक क्वेश्चन है, find the length of common chord of two circle of radii 5 cm and 26 cm respectively if the distance between their center is 17 cm। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन कोड बन भी रहा है कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास 17 दिया गया है। अब हम देखेंगे कि ये कंडीशन जो है, जो हमने अभी पढ़ा, वो फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम कंडीशन को पहले चेक करेंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस तो 17 है। अब इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे मैंने 81 लिख दिया था। अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों को प्लस किया हमने तो ये 31 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 21 हुआ। यहाँ तो ये कंडीशन सही था, लेकिन 17 से ये छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है जो हमने ऊपर पढ़ा था। यहाँ पे जो हमने कंडीशन पढ़ा था कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, जो भी सर्कल है उसका जो सेंटर का डिस्टेंस होना चाहिए वो रेडियाई के सम से छोटा होना चाहिए, लेकिन उनके डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कॉमन कोड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो हम लेंथ निकालेंगे किसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये भी चेक करना है, क्योंकि ऑप्शन में वैसा भी हो सकता है नन ऑफ दिस करके भी, तो आपको पहले ये चेक करना होगा कि कॉमन कोड वहाँ पे बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वहाँ पे कॉमन कोड का फॉर्मेशन हो गया, कॉमन कोड का फॉर्मेशन हो गया, तो कॉमन कोड जो है 3 तरह से बन सकता है। तो उसके बेसिस पे हम कॉमन कोड को कैसे कैसे निकालेंगे। पहला, जब भी कोई दो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो वो 90 डिग्री पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है। दूसरा, वो सर्कल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है। तीसरा, वहाँ पे कोई भी मतलब ना कॉन्ग्रुएंट हो ना 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो, तब कैसे हम कॉमन कोड निकालेंगे। ठीक है, तो पहला क्या हो गया कि जब सर्कल इंटरसेक्ट करेगा या तो 90 डिग्री पे करेगा, या वो दोनों सर्कल मतलब कॉन्ग्रुएंट हो, दोनों का रेडियस सेम हो तो इंटरसेक्ट करेगा, तब कॉमन कोड कैसे होगा। और या वो दोनों सर्कल जो है वो डिफरेंट हो और दोनों में जो है 90 डिग्री का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, तो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सर्कल जो है अगर वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दो सर्कल आपस में मिला, और ये पहले तो कॉमन कोड के जो भी रिलेशन है, यानी कि डी का जो रिलेशन है R1 प्लस R2 R1 एस R2 को, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके बाद जब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर कॉमन कोड फॉर्म कर रहा है, लेकिन जहाँ पे ये क्या बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा होगा कि P अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके हाइपोटेनस पे अगर 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x अगर 90 डिग्री का 90 डिग्री है, यानी कि AO जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो x जो होता है वो P इंटू बी बाई एच होता है। तो यहाँ पे भी हम वही रूल लगा सकते हैं, क्योंकि ABC जो है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और यहाँ से जो है ये परपेंडिकुलर AO जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC पे, तो हम AO को इस बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए को हम ये राइट एंगल फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं इस तरह से। और हमें क्योंकि कॉमन कोड चाहिए तो AD पूरा कोड है, लेकिन हमने तो निकाला AO का, तो AD क्या हो जाएगा, AO का डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर बीइंग 25। अब पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कॉमन कोड का फॉर्मेशन हो भी रहा है कि नहीं। डिस्टेंस हमारा है 25, तो पहले तो ये रेडियस का सम से बड़ा होना चाहिए, तो 35 आ रहा है, ये बड़ा है। फिर इसके डिफरेंस जो है छोटा होना चाहिए, तो 5 आ रहा है, ये छोटा है, यानी कि यहाँ पे कॉमन कोड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमें पता है कि 15, 20, 25 जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, हमें x निकालना है। x यहाँ पे क्या है, इस 25 वाले बेस पे परपेंडिकुलर है, तो x क्या हो जाएगा 20 इंटू 15 बाई 25 इक्वल टू कितना हो गया 12।
तो ये तो x का डिस्टेंस आया, हमें कॉमन कोड पूरा फॉर्मेशन पूरा कोड को लेना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 12 को उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी डबल कर देंगे, तो ये हमारा 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कोड। ठीक है, अब आप यह देखोगे कि यहाँ पे 3, 4, 5 ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल ये बन कहाँ पे रहा है, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल जो राइट एंगल यानी 90 डिग्री होता है उसके सामने का जो साइड होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहा है वहाँ पे वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो 4 तो लॉन्गेस्ट साइड है नहीं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ही हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, तभी तो इसके सामने का 5 होगा। तो यहाँ पे तो हमारा 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये वाला जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूला लगाया वो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। या तो आप इसको हीरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व करोगे, या आप क्या करोगे, आप ये लेट कर सकते हो कि ये जो 3 है ये यहाँ पे है, मतलब कि ये जो डॉटेड लाइन मैंने दिया है ये हमारा उठ के यहाँ पे अगर आ जाता है, ये अगर 3 हो जाता है और ये 4 हो जाता है और ये 5 होगा, तब जाके यहाँ पे हमारा फॉर्मूला। तो इसको समझने के लिए आपको पूरा डायग्राम अच्छे से समझना पड़ेगा, तब ये सॉल्व होगा, अदरवाइज उसको आपको समझ में ये नहीं आएगा। आप इसको डायरेक्टली ये सिर्फ समझ लो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको ये दिख रहा होगा कि 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम इसी तरह का जो हमने ऊपर में लगाया था फॉर्मूला उसी को हम अप्लाई कर देंगे, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल देखो, यहाँ पे जो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा था तो उसके सामने हमारा लॉन्गेस्ट साइड था, लेकिन यहाँ पे जो अगर 90 डिग्री हम फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ तो 90 डिग्री फॉर्म होगा ही नहीं ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने हमारा बिगेस्ट साइड होता है, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि अगर इस 3 को हम लेट कर लें कि इस सर्किल के अंदर है, तो ये अगर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो हमारा ये सेटिस्फाई करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो कोड होगा हमारा, क्योंकि ये हमने 3 लेट किया तो ये हमारा 3 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कोड दुगना हो जाएगा, यानी कि 3 × 2 6 हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको हीरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे पहला तो हो गया कि जब वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब दूसरा है कॉन्ग्रुएंट। अगर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट में भी 2 कंडीशन हो सकता है, एक तो वो कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब कि दोनों सर्किल इक्वल होगा और एक दूसरे के सेंटर से भी पास करेगा, और दूसरा क्या हो सकता है कि वो कॉन्ग्रुएंट तो होगा लेकिन एक दूसरे के सेंटर से पास नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि पासिस थ्रू ईच अदर सेंटर और रेडियस इक्वल। अगर सेंटर से भी पास कर रहा है और रेडियस भी इक्वल है तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है हम उसको अप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट जो हम कोड निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, AD जो कोड है वो हो जाएगा R√3। R यहाँ पे क्या हो जाएगा, R जो हमारा उस सर्कल का रेडियस होगा, R × √3 कर देंगे, वही हमारा कोड का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये होगा कि रेडियस सेम है लेकिन वो एक दूसरे के सेंटर से पास नहीं करेगा, तो वो वहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर होगा तो आपको 2 कंडीशन देखना है। पहला कि क्या वो एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है, अगर सेंटर से पास कर रहा है तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर देगा, और वहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है कोड का, AD = R × √3 का। ठीक है, लेकिन अगर वो रेडियस तो इक्वल है यानी कि सर्कल तो कॉन्ग्रुएंट है लेकिन वो एक दूसरे के सेंटर से पास नहीं करेगा, तो वहाँ पे आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 इक्वल साइड के बाद जो है, जो भी हम बीच में अगर कोई भी लाइन सेगमेंट होता है तो वो रेडियस भी मीडियन भी वही होता है, हाइट भी वही होता है, फिर सरकमफेरेंस भी उसका वहीं पे फॉर्म होता है, इन रेडियस भी वहीं पे फॉर्म होता है। तो उस तरह से आप वहाँ पे उसका जो है फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर दोगे। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर ईच आर ड्रॉन सो डैट देयर सेंटर्स आर 12 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या है, 10 है, यानी कि ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, लेकिन सेंटर जो है इन दोनों का अलग है क्योंकि इसका सेंटर जो है 12 मीटर दिया हुआ। अदरवाइज अगर वो एक दूसरे से सेंटर से पास किया रहता तो वो दिया हुआ होता। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये
आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ 10 हो गया, ये 10 हो गया और ये 12 हो गया। तो हमें पता है कि जो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें कोई भी लाइन सेगमेंट जब हम ड्रॉ करते हैं वो मीडियन की तरह भी एक्ट करता है, वो जो है उसका हाइट भी होता है उस ट्रायंगल का। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे ये एक हाइट भी होगा, ये मीडियन की तरह भी वर्क करेगा। तो ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, और यहाँ पे ये क्योंकि मीडियन की तरह वर्क करेगा तो ये 6 हो गया। अगर ये 6 हो गया तो ये हाइट कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अगर ये 8 हो गया तो एओ जब हमें पता चल गया तो उसका हम डबल कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाता है, कोड का लेंथ हो जाता है। तो यहाँ पे एओ हमारे पास 8 हो जाएगा 10, 6, 8 के ट्रिपलेट से, तो कोड हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब दो कंडीशन हमने पढ़ लिया कि पहला तो एक तो 90 डिग्री पे फॉर्म होगा, दूसरा जब वो कॉन्ग्रुएंट होगा, तीसरा जब डिफरेंट रहेगा तो हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो हीरोन्स फार्मूला कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे टू सर्कल हैविंग रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर बिटवीन their center. If they are intersecting each other at 2 point P and Q, then what will be the length of the chord PQ? अब हीरोन्स फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, हमें पता है इसका जो एरिया होगा ये हीरोन्स फार्मूला से पहले निकाल लेंगे और इस बेस से इसकी हाइट का फार्मूला लेंगे तो वो एरिया का ही, ट्रायंगल का ही एरिया होगा। या हीरोन्स फार्मूला से लगाओ या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकालो तो ये ट्रायंगल का ही हमें एरिया देगा। तो हम पहले, क्योंकि हमें पीओ निकालना है तो हम इस बेस को लेंगे 22 वाले बेस को, तो मैंने लिखा हाफ पीओ क्योंकि इसका हाइट हमने मान लिया इंटू 22 बेस मान लिया। अब हीरोन्स फार्मूला से इस एरिया ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमने पुट कर दिया और इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद पीओ का हमारा लेंथ आ गया कितना, 4/√255। क्योंकि पी क्यू हमें चाहिए कोड तो हम इसको डबल कर देंगे तो ये हमारा पी क्यू का लेंथ आ गया। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको लेंथ ऑफ कोड दिया रहे और डिस्टेंस निकालना हो या आपको रेडियस निकालने दे दिया जाए। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है लेंथ ऑफ कोड हमें इस बार दिया गया है, हमें निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, रेडियाई हमें दिया गया है 2517, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 2517 और ये हमें दिया गया कोड। तो कोड हमें पता है कि अगर ये पूरा कोड 30 है तो ये 15 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। अब अगर आपको ट्रिपलेट पता है तब तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 8, 15 और 17 का एक ट्रिपलेट होता है और 20, 15, 25 का एक ट्रिपलेट होता है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो डिस्टेंस पूछ रहा है तो यहाँ का डिस्टेंस 20 हो गया, ये डिस्टेंस 8 हो गया, दोनों को प्लस कर दोगे वही हमारा सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा। वहाँ तक हमारा जो है कोड से रिलेटेड जो भी था, कोड में जब इंटरसेक्ट करता है, कोड जब इंटरसेक्ट करता है तो एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर कॉमन कोड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेंजेंट और सेकेंड को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंजेंट होता क्या है। ए लाइन डेट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट, उसको बोलते हैं टेंजेंट। अभी जो हम कोड पढ़ रहे थे, कोड क्या था, जब वो दो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है, ठीक है, तो वो हमारा कोड होता है। टेंजेंट क्या होता है, जब वो 1 पॉइंट पे टच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और सेकंड क्या होता है, जब इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 डिफरेंट पॉइंट, उसको सेकंड बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि कोड भी तो 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो सेकंड और कोड तो एक इक्वल हो गया। सेकंड में ये है कि ये जो टेंजेंट और सेकंड होता है वो आउटसाइड ऑफ सर्कल होता है, ठीक है, किसी पॉइंट से जब हम इस तरह का लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन कोड में क्या होता है, क्यों वो सर्कल के अंदर ही रहता है, कहीं किसी पॉइंट से बाहर से नहीं आता। अगर वो बाहर से आएगा तो उसको हम लोग सेकंड बोलेंगे, ना कि उसको कोड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे सेकंड है, कोई बाहर पॉइंट से हमने कोई लाइन ड्रॉ किया और इसने सर्कल को 2 पॉइंट पे टच किया। और टेंजेंट क्या हो गया, बाहर से कहीं से पॉइंट से हमने ड्रॉ किया और ये सर्कल को 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया सेकेंड। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है ये है कि अगर कोई टेंजेंट है और हमने अगर सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ किया तो वो ऑलवेज उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ है तो वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगा, यानी कि पी ए पी बी आपस में इक्वल होगा। नेक्स्ट, अगर कोई किसी पॉइंट से हमने एक टेंजेंट और एक सेकेंड ड्रॉ किया तो ये सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट पे टच कर रहा है लेकिन ये आउटर साइड से, आउटर किसी पॉइंट से कर रहा है। अगर ए बी होगा तो ये सिर्फ कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टेंजेंट और सेकंड में रिलेशन देखें तो ये कितना हो जाएगा, पी सी स्क्वायर होता है पी ए इंटू पी बी का, ये याद रखना है। दूसरा, अगर 2 सेकेंड हुआ तो उसमें क्या रिलेशन होगा, पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी। या आप ये कह सकते हो कि पी ए
और PD का जो PA और PC का जो रेशियो होता है वो PD/PA के रेशियो के इक्वल होता है। नेक्स्ट है, अगर आपको 1-2 सेकेंड दिया होगा और यहाँ से आपको ये डिस्टेंस दिया होगा, आपको PB ना देके आपको PO तक का डिस्टेंस दिया होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका फॉर्मूला होता है OP का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर इक्वल टू PQ इंटू PR, ठीक है। और यहाँ पे OP क्या है? x स्क्वायर और OA क्या है? R का स्क्वायर रेडियस है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर इस तरह का कोई फिगर होता है कि एक सर्कल है, उसके अंदर कोई ट्रायंगल दिया गया है और इस तरह से अगर बाहर और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो CB का स्क्वायर जो होता है वो CT इंटू CP होता है। इस पर अभी तक SSC ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये चांस है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इस बार 2020 के पेपर में इस पे क्वेश्चन पूछा है SSC ने CGL प्री में। तो ये क्या है? ये अगर इस तरह का कोई सर्कल है और यहाँ से आपको टेंजेंट दो दिया गया है और ये ये है हमारा AB कोड और R रेडियस है, X यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो आपसे डायरेक्ट ये पूछा था कि टेंजेंट PA का लेंथ निकालना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? AR/X। वैसे अगर हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? AR/X। X डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का है? O से। अगर इस डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं, Q मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये जो OQ है वो डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हम इस डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा डायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर इस तरह का कोई फिगर दिया होगा और आपसे पूछेगा पेरीमीटर ऑफ ABC, तो पेरीमीटर ऑफ ABC जो है, ये जो हमारा टेंजेंट है AE और AD, इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो वही हमारा पेरीमीटर ऑफ ABC हो जाता है। ABC ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर पूछेगा तो आपको दोनों टेंजेंट को आपस में ऐड कर देना है, वही हमारा ABC का पेरीमीटर हो जाएगा। दूसरा, आपसे ये भी इस तरह से भी अगर क्लोज फिगर होगा तब भी आपसे पेरीमीटर पूछा जा सकता है इस ट्रायंगल का। तो आप क्या करोगे? इसमें क्या करना है आपको? इन दोनों टेंजेंट को आपस में प्लस करना है। सिर्फ जब यहाँ पे अभी हमने देखा पीछे कि जब ये नहीं होता है और हमसे AB का पेरीमीटर पूछा गया था तो हमने क्या किया था? AB प्लस BC किया था। लेकिन अब ये भी है एक लाइन, तो हम क्या करेंगे? अगर APB का पेरीमीटर पूछा है तो इन दोनों को तो प्लस करेंगे टेंजेंट को और इसको हम माइनस कर देंगे, वही हमारा APQ जो हमारा ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर आ जाएगा। इस तरह का फिगर भी आपने देखा होगा कि ABC है और AP से PB ये रिलेशन दिया गया है और किसी एक का लेंथ दिया गया, जैसे AP का लेंथ आपको दे दिया गया, BQ का लेंथ दे दिया गया और CR का लेंथ दे दिया गया और आपसे पेरीमीटर पूछा है ABC का, तो आप क्या करोगे? इन सारे को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? ABC का पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सो टेंजेंट हमने देख लिया कि टेंजेंट और सेकंड में क्या रिलेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट का जो लेंथ होता है और किस तरह से कॉमन टेंजेंट और किस तरह से ट्रांसवर्स टेंजेंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि अगर जो डिस्टेंस है दो सर्कल के बीच में, अगर वो उन दो सर्कल के रेडियस के सम से बड़ा होता है तो वहाँ पे 4 कॉमन टेंजेंट का फॉर्मेशन होता है। कैसे? जब दो रेडियस है, दो रेडियस का अगर सम जो डिस्टेंस, दो रेडियस को हमने जब प्लस किया और उसका डिस्टेंस जो है वो जो दो सर्कल के बीच में डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, यानी कि अगर यहाँ पे ये है, इसका R है और इसका R1 डिस्टेंस है, जब दोनों को प्लस करेंगे फिर भी वो D जो डिस्टेंस है दोनों के सेंटर से वो बड़ा है, तो डेट मीन्स कि ये जो है आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा, यानी इस तरह का फिगर फॉर्म होगा। इस तरह का जब फिगर फॉर्म होगा तो आप यहाँ पे 4 टेंजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हो। पहला तो ये दोनों और दूसरा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये हो जाता है हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब कब किस कंडीशन में 4 कॉमन टेंजेंट फॉर्म होगा या किस कंडीशन में 3 कॉमन टेंजेंट फॉर्म होता है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंटरनली जब दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ कितना टेंजेंट फॉर्म होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे तब वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है, D यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। तो डिस्टेंस जब
R1 R2 के सम से भी ज़्यादा हो जाएगा तो इस तरह का फिगर फॉर्म होगा। और इस तरह का जब फिगर फॉर्म होगा तो यहाँ पे 4 कॉमन टेंजेंट का फॉर्म होगा, 2 तो डायरेक्ट टेंजेंट होगा और 2 जो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक है, फिर तीसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर जो डिस्टेंस है वो R1 R2 के सम के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरह का फिगर फॉर्म होगा। जब ये इस तरह का फिगर फॉर्म होगा तो यहाँ पे 3 टेंजेंट का फॉर्म होगा और इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं एक्सटर्नली टच। जब एक्सटर्नली टच करेगा तो यहाँ पे 3 कॉमन टेंजेंट का फॉर्म होगा। एक तो 2 ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, सॉरी ये डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट टेंजेंट हो गया और ये डायरेक्ट टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मेशन हो गया और ये ए बी और सी डी जो है इक्वल हो गया और सी एफ ये भी हमारा टेंजेंट है। फिर यहाँ पे है डी, अगर जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 से छोटा होगा तो हमारा इस तरह का फिगर होगा। आपको इन सब के साथ साथ आपको फिगर भी पता होना चाहिए कि जब जो डिस्टेंस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो रेडियस के सम से बड़ा हो गया या इक्वल हो गया या छोटा हो गया तो किस तरह का फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये फिगर भी आपको याद रखना है। तो यहाँ जब डिस्टेंस जो है वो R1 माइनस R2 से छोटा हो जाएगा तो वो इंटरनली टच करेगा, तो इंटरनली टच इस तरह से करता है और यहाँ पे एक ही कॉमन टेंजेंट का फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पे जब D जो है इस तरह से फॉर्म होगा, जब D R1 R2 से छोटा हो जाएगा यानी कि एक दूसरे को आपस में क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट जब करेगा तो यहाँ पे 2 कॉमन टेंजेंट का फॉर्म होगा, एक तो ये और एक तो ये। ठीक है, और यहाँ पे PQ क्या हो जाता है, कॉमन कोड हो जाता है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि कॉमन टेंजेंट कैसे फॉर्म हो रहा है, 4 कंडीशन यहाँ पे पता चल गया। सॉरी एक और है कि जब D जो है वो R1 माइनस R2 के डिस्टेंस से भी छोटा हो जाता है तब ये जो है यहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है किसी भी टेंजेंट का। ठीक है, तो हमने 5 कंडीशन पढ़ा। पहला कि जो डिस्टेंस है सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो तो R1 और R2 जो रेडियस है उससे बड़ा हो या तो इन दोनों के इक्वल हो या उससे छोटा हो। ठीक है, फिर दूसरा ये क्या था, और कि डिस्टेंस जो है वो R1 माइनस R2 यानी कि दोनों के रेडियस के डिफरेंस से छोटा हो या उसके इक्वल हो, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होगा। अब इस पे क्वेश्चन आता है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है वो होता है D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और ये D क्या है, यहाँ पे ये D है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये R1 R2 क्या हमारा रेडियस है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो ऐसे हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ये फॉर्मूला हो गया। और अगर आपसे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछे तो वो क्या हो जाएगा, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम ये तो सेपरेट हो गया। अगर हम D1 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में रिलेशन देखें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर माइनस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है 4R1 इंटू R2 के। और यहाँ पे जब कोई 2 सर्कल जो है एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करता है तो हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है वो निकाल सकते हैं 2√R1 R2 के। ठीक है, सो यहाँ तक हमने जो भी सर्कल से रिलेटेड एंगल था, कोड था, टेंजेंट था, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन था वो हमने कर लिया। अब कुछ यहाँ पे रैंडम फिगर है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का फिगर आता है तो उसमें वहाँ पे ये कंडीशन फॉलो होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 2 सर्कल है, यहाँ पे ये TR है, ये TP है और यहाँ से ये TQ है। ठीक है, तो ये तीनों क्योंकि क्या है टेंजेंट है तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। फिर यहाँ पे अगर आपको इस तरह का फिगर दिखता है, ये एक सर्कल हो, ये एक सर्कल हो और यहाँ से एक डायरेक्ट टेंजेंट हो, ये डायरेक्ट टेंजेंट हो और इस तरह से यहाँ पे ये कोड जो है आपस में मिला हुआ होगा तो x प्लस वाई जो होता है वो अंडर रूट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको इस तरह का फिगर दिखे, 2 सर्कल है और ये 2 टेंजेंट है और यहाँ से एक कॉमन कोड है तो ये जो होता है RS का स्क्वायर जो होता है वो P1 का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्योंकि ये P1 और Q1 जो है वो आपस में इक्वल होते हैं तो आप इस तरह से भी यहाँ पे इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है 2 सर्कल, अगर 2 सर्कल के बीच में एक सर्कल का फॉर्मेशन हो, अगर इस सर्कल का रेडियस हमें फाइंड करना हो तो ये होता है 1/√R1 इक्वल टू 1/√ इस सर्कल का इस रेडियस का अंडर रूट प्लस इस रेडियस का अंडर रूट। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आपको इस तरह का फिगर मिले, एक सेमी सर्कल के अंदर 2 सेमी सर्कल बना हो और एक्स वाई और पी क्यू यहाँ पे टेंजेंट हो तो एक्स वाई और पी क्यू जो है आपस में इक्वल होता है। और अगर आपको एक्स वाई का लेंथ निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा 2√R
R1 R2, ठीक है। यहाँ पे कोई सर्कल दिया होगा, अगर उसके अंदर जो है ABCD कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा तो ये ऑलवेज ट्रू होता है कि PX और YQ जो है आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कुछ रैंडम फिगर है जहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर इस तरह का फिगर होगा तो आपको ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करना है। अब यहाँ पे है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे सर्कल से रिलेटेड सारा जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सर्कल के अंदर आता है इसलिए हम इसको भी यहाँ पे पढ़ लेंगे। ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक किसी को तब बोलते हैं जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है सर्कल को जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसके वर्टेक्स जो है सर्कल को टच करते हैं तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल, और इसका चारों वर्टेक्स जो है सर्कल पे है इसलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इसमें यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई ABCD कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका जो डायगोनल्स है यानी AC और BD उसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है AC उसके अपोजिट के प्रोडक्ट के सम के, ठीक है। तो AC प्लस BD, डायगोनल की बात कर रही हूँ, तो AC और BD ये दो डायगोनल हो गया इस क्वाड्रिलेटरल का, ये इक्वल होता है AC प्लस BD के, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इफ डायगोनल बाइसेक्ट, अगर हम BD डायगोनल की को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। तो पहले तो आपने ये देखा कि ये कंडीशन अलग है, ये क्या है, ये डायगोनल उस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल से साइड का रिलेशन है, ठीक है। और ये दूसरा है, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसके साइड में क्या रिलेशन हो रहा है। तो जब हम डायगोनल को बाइसेक्ट करते हैं तो ये होता है AB इंटू CD, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है जो बाइसेक्ट कर रहा है उसे देखना है, यानी BD, जैसे B और D बाइसेक्ट कर रहा है तो B वाले टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करना है और D वाले टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि जैसे ये B है, BD बाइसेक्ट कर रहा है तो B किस किस में आ रहा है, AB में आ रहा है और BC में आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और D किस में आ रहा है, AD में आ रहा है और DC में आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन देखोगे तो ये आराम से बन जाएगा। अब जैसे AC की बात करें तो डायगोनल क्या कर रहा है, AC बाइसेक्ट कर रहा है। इसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूज भी हो जाते हैं जब बहुत सारा उसमें पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायगोनल अगर AC है तो आपको देखना है A किस में आ रहा है, A AB वाले में आ रहा है और A AD वाले में आ रहा है, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर C देखना है, C किस में आ रहा है, तो C BC वाले में आ रहा है, C जो है BC के साथ आ रहा है और C CD के साथ आ रहा है, तो यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है ट्रिक। इसके बाद दूसरा क्या होता है कि ये तो बाइसेक्ट कर रहा था, यानी बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली बाइसेक्ट, लेकिन अगर वो किसी रेशियो में बाइसेक्ट करेगा तो हम कैसे करेंगे, तो वहाँ पे भी वही लिखेंगे। अगर लिखा हुआ होगा कि BD बाइसेक्ट कर रहा है तो B वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे, तो AB, B में क्या है AB और BC है तो इसको पहले लिख लेंगे, और जो उस रेशियो में वो बाइसेक्ट कर रहा है उस रेशियो को वहाँ लिख देंगे। और जैसे CD को बोलेगा तो C इंटू D करेंगे और Y को वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद है अगर सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो ABCD का अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D, और S यहाँ पे क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ डेट क्वाड्रिलेटरल, यानी ABC का सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, उसके चारों साइड को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं, वही हमारा सेमी पेरीमीटर निकलता है। तो S में माइनस कर देंगे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D, वो हमारा एरिया ऑफ ABC निकल जाएगा जब ये सर्कल के अंदर रहेगा। लेकिन अगर ये सर्कल के बाहर रहेगा तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तब वहाँ पे एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो भी साइड है उसका प्रोडक्ट ABCD, ठीक है। और उसका जो अपोजिट साइड का सम होता है वो आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी AC प्लस BD आपस में इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर किसी सर्कल में दो कोड 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं और उस कोड से जो है जब हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं उसके साइड को, तो इसका जो फॉर्मूला होता है रेडियस के साथ वो क्या होता है, 8r स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है कि अगर दो कोड आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है और इस तरह से हमने उसके साइड को मिलाया है तो वो 8r स्क्वायर जो होता है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये साइड हम मैच कर रहे थे, मतलब इसका जो आप बोल सकते हो कि हाइपोटेन्यूस को हम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब हम उसके लेग्स को ही लेते हैं यानी कि परपेंडिकुलर जो लेंथ है उसको ही लेते हैं तो वो हो जाता है 2r इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर।
ये जो दो फार्मूला है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे, इस फिगर को अच्छे से देखोगे। यहाँ पे ये डिस्टेंस लिया जा रहा है और यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको या तो स्क्वायरिंग करके जब लिखोगे तो ये आप लिख सकते हो 4r² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस d², ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो है ये डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हो रहा था, हम ये चारों साइड को ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ दो साइड को ले रहे हैं। तो यहाँ जो इसका फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 2r अंडर रूट x² प्लस y², या आप इसको लिख सकते हो 4r² इक्वल टू x² प्लस y²। इसके बाद ये क्या है, ये c जो है यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस है c, और ये 2a जो है ये पूरे कोड का लेंथ है, और ये जो 2b है ये पूरे कोड का लेंथ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ नहीं है, ये पूरे का लेंथ है, और ये इस पूरे लेंथ है। ए बी आप या तो नेमिंग कर लो, ये हो गया a, ये हो गया b, ये c और ये d। तो ए बी का पूरे का लेंथ जो है ये 2a है, और सी डी के पूरे का लेंथ 2b है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, और ये जो c है ना, ये है सेंटर से इसका सेंटर से डिस्टेंस, इस जो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो कोड, इसका सेंटर से डिस्टेंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है r इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c² डिवाइड बाई 2, और ये 2 है, ये अंडर रूट के अंदर ही है। इसके बाद इस तरह का अगर आपको फिगर मिलता है ए बी सी, और यहाँ पे कोई सीवियंस दिया होता है ए डी, ये सीवियंस जो है सर्कल को ई पॉइंट पे टच करे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इंटू ए सी प्लस ए ई इंटू डी ई इक्वल टू ए सी का ए ई का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर दो लाइन सेगमेंट के बीच में अगर कोई सर्कल है, यहाँ से इस तरह से ये टच किया हुआ है, ये तीसरा टेंजेंट आप बोल सकते हो, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो यहाँ जो आर होता है ये 90 डिग्री है, और ये जो आर होता है ये अंडर रूट एक्स और वाई के इक्वल हो जाता है। और ये एक्स वाई क्या है, यहाँ पे देखो ये एक 90 डिग्री के ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से जब हमने ये इसको टच किया, क्योंकि ये रेडियस हो गया, ये सेंटर होगा तो ये रेडियस होगा, और ये पॉइंट एक्स है, और ये जो है ये वाई है, ठीक है। तो आर जो होगा वो अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई सर्कल है, इसके अंदर हमने ए बी सी कोई स्क्वायर है, और उस स्क्वायर का साइड अगर ए है, और यहाँ पे कोई पॉइंट सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट पी है, और उस जो भी हमारा स्क्वायर है उसके वर्टेक्स को जब हम पी से ज्वाइंट करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो 4 ऑफ साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। मतलब ये पी कोई पॉइंट है, और ए बी सी डी जो है ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है ए बी सी डी का, स्क्वायर का। अब यहाँ से हमें डिस्टेंस लेना है, यानी कि ए पी का स्क्वायर जो होता है पी बी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर पी डी का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है 4 ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे इसके इक्वल होगा। इसी तरह अगर ये तो अंदर था, यानी कि जो स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर था, लेकिन अगर वो सर्कल के बाहर होगा और सर्कल स्क्वायर के अंदर होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो इस पॉइंट से सारे वर्टेक्स का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, 3a², ठीक है। और ये a क्या है, यहाँ पे साइड ऑफ डेट स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे जैसे स्क्वायर था, और यहाँ पे अगर किसी सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसका उस पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a²। और ये a क्या है, ये इस क्वाड्रिलेटरल के साइड का लेंथ है, साइड का लेंथ है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर इस तरह का आपको फिगर मिलता है कि एक स्क्वायर है या कुछ भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर ये कोड बना हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल का फॉर्मेशन हुआ है, तो उस रेडियस और उसके साइड का, तो यहाँ पे आपको अगर इस तरह का फिगर मिलता है, ये कोई स्क्वायर है उसके अंदर यहाँ पे कोई सर्कल है, तो ये आर जो होता है वो 3/8 ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस तरह का अगर कोई फिगर हो तो ये जो रेडियस है ये इक्वल हो जाएगा r 3 - 2√2 के। नेक्स्ट अगर ये कोई स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्मॉल सर्कल है, तो वो जो है वो इक्वल हो जाता है r इक्वल टू a/2 √2 - 1√2 + 1 के। नेक्स्ट अगर ये कोई स्क्वायर है, उसका कोई क्वाड्रिलेटरल अगर हम ड्रॉ करते हैं इसको रेडियस मान के, और यहाँ पे कोई सर्कल है, तो इसका जो रेडियस होता है वो होता है a√2 - 1√2 + 1। इसके बाद इस पे भी एक क्वेश्चन इस बार एसएससी ने पूछा है कि अगर कोई
कोई सेमी सर्कल है, उसके अंदर एक सर्कल है मैक्सिमम साइज का, तो उसका एरिया क्या होता है? तो उसका जो एरिया होता है, अगर ये आर जो है ये इस सेमी सर्कल का रेडियस है, तो इस वाले सर्कल का जो एरिया होता है वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। और अगर यही क्वाड्रिलेटरल में बना हुआ होता है तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, क्वाड्रेंट में बना होता है तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर 3 + 2√2 एरिया ऑफ डेट सर्कल। ठीक है, तो ये मैक्सिमम साइज का होना चाहिए। एक तो पहले सेमी सर्कल के अंदर सर्कल बन जाएगा, और अगर क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई सर्कल बना होगा तो इसका जो एरिया ऑफ सर्कल है ये हो जाएगा। इसी तरह अगर जो हमारा सेमी सर्कल है उसके अंदर अगर स्क्वायर बना होता है मैक्सिमम साइज का, तो ये हो जाता है 4/5 आर स्क्वायर। अगर मैक्सिमम साइज का क्वाड्रेंट के अंदर कोई स्क्वायर बना होता है तो वो हो जाता है आर स्क्वायर बाई 2। और इसी में इस तरह का एक फिगर आता है कि क्वाड्रेंट में तो है, लेकिन इसका जो स्क्वायर का जो वर्टेक्स है वो 3 वर्टेक्स जो है उसके साइड पे होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है R = ये होता है √5/2a। और a यहाँ पे क्या है, उस जो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म हो रहा है उसका साइड हो जाता है। ठीक है, अगर किसी सेमी सर्कल में मैक्सिमम साइज का ट्रायंगल होगा तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो R स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पे R क्या है, उस सेमी सर्कल का रेडियस दिया गया है। ठीक है, तो ये जो R है ये आपको यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। इस सेमी सर्कल का यहाँ पे ये रेडियस है, इस सेमी सर्कल का यहाँ पे ये रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये, इसके बाद अगर हम दूसरे फिगर को देखते हैं, अगर यहाँ पे 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे एक दूसरे को सेंटर को टच करते हुए यहाँ एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस शेडेड रीजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/7 a²। ए क्या है, यहाँ जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है उसका साइड है। इस तरह से 4 सर्कल अगर आपस में इक्वल रेडियस का दिया होगा और इसके बीच का अगर एरिया आपसे पूछेगा तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाता है 6/7 r²। ये जो सर्कल है ये इक्वल रेडियस का है। ये फिगर मुझे बनाने में थोड़ा सा गलती हो गया, ये सारा जो सर्कल है वो इक्वल रेडियस का है, तो ये हो गया जो शेडेड रीजन होगा वो 6/7 r² हो जाएगा। फिर अगर 3 सर्कल से बना हुआ है और उसके बीच का शेडेड रीजन पूछेगा तो वो हो जाता है √3 - π/2 r²। इसी तरह यहाँ पे अभी ये जो 2 फिगर हमने ऊपर देखा था इसमें क्या था कि शेडेड रीजन पूछ रहा था, लेकिन उस शेडेड रीजन में अगर कोई सर्कल का फॉर्मेशन कर दिया जाए तो उसका अगर रेडियस आपसे पूछा जाए तो वो क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे 4 सर्कल है। अब यहाँ से शेडेड रीजन हमने पढ़ा था कि 6/7 r² होता है, लेकिन इस शेडेड रीजन में क्या हो गया कि यहाँ पे एक सर्कल का फॉर्मेशन कर दिया गया। अब आपसे उसका रेडियस पूछा जा रहा है, तो पहले तो अंदर में जो फॉर्म हो रहा है उससे भी रेडियस पूछा जा सकता है, और जो बाहर अगर इन सबको लेके बाहर हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका भी रेडियस पूछा जा सकता है। तो जो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा उसका, जो स्मॉल सर्कल जो यहाँ पे हो रहा है फॉर्मेशन, उसका जो रेडियस हो जाता है वो होता है √2 - 1 r। और अगर बाहर उस सर्कल को लेके हम ड्रॉ करते हैं तो उसका हो जाता है √2 + 1 r। ठीक है, इसी तरह 3 सर्कल से अगर फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे जो रीजन बचा हुआ है उसमें अगर हम सर्कल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो स्मॉल सर्कल जो है वो हो जाता है 2/√3 - 1 r। और अगर उससे बाहर ड्रॉ करते हैं तो वो हो जाता है 2/√3 + 1 r। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो भी सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, अभी जो जिस तरह का TCS क्वेश्चन पूछ रहा है इतना इनफ है। इसको अब आप जो भी क्वेश्चन है उस पर आप प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ ये ख़त्म होने के बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें कि जो जहाँ पे भी कंफ्यूजिंग थोड़ा लगता है वो हम उसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा इससे जो भी हमारा डाउट होगा वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि पूरा जो भी फॉर्मूला है वो हमें कंप्लीट याद होना चाहिए। TCS जो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है वो अब जैसे 2017 में जो हमारे को एरिया निकालने के लिए आया था उस तरह से नहीं पूछ रहा है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा ट्रिकी वे में पूछ रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव पूछ रहा है। तो जितना अभी हमने यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला किया है, कोड से रिलेटेड, टेंजेंट से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड, इसको भी आप अगर अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करते हो तो इतना काफ़ी है TCS के पैटर्न को कंप्लीट करने की। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इससे सर्कल का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद।